मैं हरदास मीणा सहाचार राजनीति विज्ञान राजकीय कन्या कॉलेज धौलपुर। आज हम बीए पार्ट थर्ड के प्रथम प्रश्न पत्र में अरस्तु का अध्ययन करेंगे और अरस्तु में भी अरस्तु के जो राजनीति विज्ञान को योगदान हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो अरस्तु ने राजनीतिक चिंतन को क्या दिया, इस संबंध में उसकी कुछ देने यहाँ बताना जरूरी है। तो अरस्तु की देनों को हम इस प्रकार से कह सकते हैं। डनिंग महोदय ने इस संबंध में कहा है कि जब हम उसके दर्शन का अध्ययन करते हैं तो हमें यूनानी सिद्धांतों के बीच ऐसे सिद्धांतों का लंबा क्रम मिलता है जो उतने ही शाश्वत हैं जितनी कि मानवीय प्रकृति और जो राजनीतिक विज्ञान में आज भी बिल्कुल उसी रूप में है जिस रूप में अरस्तु ने उसका प्रतिपादन किया। विश्वव्यापक महत्व के उसके विचार है। राजनीतिक विज्ञान को उसकी देन इस प्रकार से हैं। नंबर पहला, राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। अरस्तु ने राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत को बतलाया है। उसने कहा है कि राज्य की उत्पत्ति कुलों और ग्रामों के समूह से होती है। कुल और ग्राम मिलकर नगर बनाते हैं और नगर से फिर नगर राज्य बनता है और नगर राज्य से राष्ट्रीय राज्य की उत्पत्ति होती है। तो कुटुंब का बड़ा रूप ही राज्य है, क्योंकि एक परिवार से या कुटुंब से ही बड़ा रूप लेता है। गांव बनते हैं, गांव से फिर एक तरह से बड़े शहर बनते हैं और शहरों से नगर बनते हैं और नगरों से नगर राज्य का निर्माण होता है। इस प्रकार से वो एक विकासवादी सिद्धांत का चित्रण करता है जो काफ़ी हद तक उसका वैज्ञानिक सिद्धांत है। दूसरा है मानवीय प्रकृति और राज्य के उद्देश्य एवं कार्यों की विवेचना। अरस्तु ने इस चिरंतर सत्य को स्पष्ट अभिव्यक्ति प्रदान की है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। यद्यपि यह विचार यूनानी राजनीतिक दर्शन की आधारभूत धारणा है और अरस्तु के गुरु प्लेटो के समस्त राजनीतिक चिंतन का आधार रहा है, किंतु अरस्तु सबसे पहला विचारक है जिसने इसे औपचारिक और सशक्त ढंग से अभिव्यक्ति दी। इसके साथ ही अरस्तु ने राज्य के उद्देश्य की बहुत सुंदर ढंग से अभिव्यक्ति देते हुए इस बात का प्रतिपादन किया कि राज्य का उदय जीवन की सुरक्षा के लिए हुआ है और श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति के लिए इसका अस्तित्व बना हुआ है। तो राज्य का उद्देश्य एक तरह से श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति कराना अरस्तु मानता है। मानव जीवन में राज्य की भूमिका को इससे सुंदर शब्दों में व्यक्ति नहीं किया जा सकता और वर्तमान समय के लोक कल्याणकारी राज्य का आधार यही विचार है। अगला है राजनीति विज्ञान का जनक। अरस्तु ने अपने राजनीतिक चिंतन में ऐसे तत्वों को सम्मिलित किया जो उसे राजनीति विज्ञान का जनक कहने के साबित करता है। जैसे यथार्थवादी विचारक। अरस्तु एक यथार्थवादी विचारक है और इसी आधार पर उसने एक तरह से 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और तब इसके बाद उसने एक तरह से क्रांति संबंधी विचार भी दिए और राज्य के संबंध में भी विचार उसने अभिव्यक्त किए हैं। तो इस तरह से उसने राजनीति विज्ञान का जनक कहने के पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना, वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लेना, राज्य का क्रमबद्ध निरूपण करना, सरकार के अंगों का निरूपण करना और कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन करना तथा आर्थिक आधार पर शासन व्यवस्थाओं की विवेचना करना, ये उसे राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में देखने को मिलते हैं। तो ये अरस्तु की सबसे बड़ी देन है कि उसको राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगली देन है स्वतंत्रता और राजसत्ता के बीच उचित समन्वय, उचित संबंध। अरस्तु ने अपनी राजनीतिक दर्शन में स्वतंत्रता और राजसत्ता के बीच उचित संबंध स्थापित करने की राजनीति विज्ञान की आधारभूत समस्या को हल करने का प्रयत्न किया है। अरस्तु के पूर्व संभवतः किसी भी विचारक का ध्यान इस समस्या की ओर नहीं गया। अरस्तु स्वतंत्रता का अर्थ मनमाने ढंग से जीवन व्यतीत करना नहीं,
लेता वर्ण उसके अनुसार कानून के पालन में ही स्वतंत्रता निहित है, ये अरस्तु कहता है। उसके शब्द शाश्वत महत्व के हैं। संविधान की अधीनता में व्यतीत किया जाने वाला जीवन दासता का जीवन नहीं, वर्ण उच्चतम कल्याण का जीवन है। दूसरी ओर वह कानून की संप्रभुता का प्रतिपादन कर शासन की शक्ति को मर्यादित कर देता है और सर्वसाधारण को शासन के आचरण के औचित्य के संबंध में निर्णय करने का अधिकार प्रदान करता है। उसकी इन धारणाओं में स्वतंत्रता और आवश्यकता का सामंजस्य निहित देखने को मिलता है। अगली देन है विधि की सर्वोच्चता का प्रतिपादन। अरस्तु ने सर्वप्रथम विधि की सर्वोच्चता का प्रतिपादन किया। अरस्तु के आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा जैसे किसी व्यक्ति को नहीं, वर्ण विधि को सर्वोच्चता प्रदान की। उसके अनुसार व्यक्ति के शासन की तुलना में विधि का शासन श्रेयकर है, क्योंकि विधि ऐसा विवेक है जिस पर व्यक्ति की इच्छा का प्रभाव नहीं पड़ता। इस विधि की सर्वोच्चता का प्रतिपादन कर अरस्तु विश्व भर में संविधानवादियों का जनक बन गया है। एविस्टीन जैसा विद्वान कहता है इस संबंध में कि विधि के शासन की या संवैधानिक राज्य की धारणा संभवतः अरस्तु की आने वाली संतान को सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। अगली देन है लोकमत और परंपराओं की महत्ता का प्रतिपादन। अरस्तु ने शासन को मर्यादित रखने की आवश्यकता अनुभव करते हुए लोकमत और परंपराओं की महत्ता का जो प्रतिपादन किया वह स्थायी मूल्य का तत्व है। अरस्तु के शब्द संपूर्ण जनता का निर्णय विशेषज्ञों के निर्णय की तुलना में उचित होता है। लोकमत के महत्व को ही अभिव्यक्त करते हैं। उसका विचार था कि प्रशासन के जटिल प्रश्नों के संबंध में जनता भले ही उचित निर्णय न दे सके, किंतु अपनी सामान्य बुद्धि के आधार पर वह इस बात का निर्णय कर सकती है कि शासन करने का अधिकार किन व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए। लोकतंत्र की धारणा का आधार यही विचार है। अगली देन है उसकी राजनीति पर आर्थिक परिस्थितियों के प्रभाव की विवेचना। अरस्तु के दर्शन का एक शाश्वत तत्व यह है कि उसने राजनीति और आर्थिक परिस्थितियों के पारस्परिक संबंध को मान्यता प्रदान की है। अरस्तु राजनीतिक संगठन और कार्यों पर आर्थिक शक्तियों के प्रभाव को बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानता है। वह इस सत्य का प्रतिपादन करता है कि संपत्ति की विषमता क्रांति को जन्म देती है। केवल वे ही राज्य स्थायीता संपन्न हो सकते हैं जिनमें संपत्ति और निर्धनता के चरम रूपों का अभाव हो और मध्यम वर्ग सर्वाधिक शक्तिशाली हो। अरस्तु अपने इस विचार से समाजवाद की दिशा में संकेत करता है और आज इसकी सत्यता को सभी स्वीकार करते हैं। अगली देन है शासन के अंगों की सुस्पष्ट विवेचना। उसने ही सर्वप्रथम सरकार के अंगों को 3 प्रमुख अंगों में विभक्त किया जो आज सत्य हैं और तीनों के पृथक पृथक कार्य बतलाए। ये भी उसकी देन देखी जा सकती है। उसने असेंबली, मजिस्ट्रेटी और जुडिशरी 3 नाम सरकार के अंगों के दिए। असेंबली को विचार सभा या विधानसभा, मजिस्ट्रेटी को कार्यपालिका और जुडिशरी को न्यायपालिका के रूप में देख सकते हैं और उनके कार्य भी एक प्रकार से अलग अलग हैं। असेंबली का कार्य कानून बनाना होता है, मजिस्ट्रेटी का उनको लागू करना होता है और जुडिशरी की कानून के अनुसार विवेचना करना होता है और न्याय प्रदान करना होता है। उदार लोकतंत्र का समर्थन। अगली देन है उदार लोकतंत्र का समर्थन। उदार लोकतंत्र आज की सबसे प्रिय और सर्वाधिक शासन व्यवस्था है और इसके तत्व भी अरस्तु के दर्शन में देखे जा सकते हैं। अरस्तु एक ओर तो लोकतंत्र के उग्र रूप या भीड़ द्वारा शासन का विरोध था, दूसरी ओर उसके द्वारा सही प्रकार के अधिनायकवादी शाही शासन का भी प्रबल विरोध किया है। विधि की सर्वोच्चता का समर्थक होने के कारण स्वाभाविक रूप से अरस्तु का आदर्श उदार लोकतंत्र ही है। मध्यम मार्ग का सिद्धांत। अरस्तु द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग का सिद्धांत वर्तमान समय के राजनीतिक अवरोध और संतुलन सिद्धांत का पूर्ण रूप है। मध्यम मार्ग का वह संभवतः सबसे बड़ा प्रतिपादक है। कैटन ने उसे मध्यम मार्ग का दार्शनिक कहा है। अरस्तु की न्याय की अवधारणा। अरस्तु ने न्याय की अवधारणा दी जिसमें सद्गुणों के समूह को
सद्गुण के समूह को एक तरह से अपने व्यवहारिक जीवन में अपनाना, ये न्याय का, इसके साथ ही साथ न्याय को न्याय सुधारात्मक न्याय विशेष न्याय के रूप में देता है, तो न्याय की अवधारणा भी उसकी उचित कही जा सकती है। इस प्रकार से अरस्तु की प्रमुख देनों को हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं।